तो स्वागत है आप लोगों का 18वें अध्याय में। हम आज करने वाले हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और चूंकि वीडियो बड़ी हो सकती है इसलिए मैंने थोड़ा कोड पहले ही लिख लिया है, ठीक है। सो कंसेप्ट को फटाफट समझते हैं और कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे, विच इज सेकेंडरी। मैं टाइप भी कर सकता हूँ बट टाइप करने में थोड़ा वक्त लगता है और मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता, इंटरेस्ट लूज हो जाता है। ओके नाउ उसको करने से पहले हम करेंगे क्या वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस, मैप, डू डॉट कॉल और स्ट्रक्चर। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, एज इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो पूरा डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। अगर आपको प्रॉपरली सीखना है फंक्शनल प्रोग्रामिंग तो आप क्लोजर को पकड़ सकते हो सीखने के लिए, अच्छा लैंग्वेज है, या रैकेट सीख सकते हो, आइदर ऑफ दोज। काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो ये चीज रहेगी हमेशा। ओके सो वहां नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं आर में कैसे फंक्शन प्रोग्रामिंग को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके तो आर में जो फंक्शंस हैं, रिड्यूस, मैप, ओके, ये यूजली फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कमांड्स हैं। और अगर आप रिड्यूस को सर्च करोगे आर में तो आपको ये बोलता है फनप्रॉग के अंदर रिड्यूस, फिल्टर, फाइंड, मैप, निगेट और पोजीशन है। फाइंड और पोजीशन बहुत इजी है तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अज्यूम करूंगा कि आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के इसको खुद समझ लोगे, मुश्किल नहीं है। फाइंड करता है और पोजीशन इंडेक्स वैल्यू देता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको राइट साइड से भी सर्च कर सकते हो, लेफ्ट साइड से भी सर्च कर सकते हो, तो ये इंटरेस्टिंग है। तो अगर सेम चीज पड़ी हुई है डेटा में और आप सर्च करते हो तो उसका पहला अकरेंस बताएगा ये, यहां पर उसका पहला इंडेक्स बताएगा। तो यही है ये दोनों फंक्शन, ठीक है ना। यूजफुल है बट बहुत लोगों को पता नहीं होता। हम रिड्यूस से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो रिड्यूस होता क्या, तो नाम है इसका रिड्यूस, और रिड्यूस करता है ये चीजें। तो कैसे रिड्यूस करता है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने प्लस को देखा हुआ है, राइट। प्लस ऐसे काम करता है, कैसे काम करता है, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया काम कर रहा है। इस तरह से जब प्लस ऑपरेशन को हम करते हैं तो हम इसको कहते हैं प्रीफिक्स नोटेशन, ठीक है ना। और जब हम प्लस को इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम प्लस को जब ऐसे लिखते हैं तो हम कहते हैं इसको इनफिक्स नोटेशन, ठीक है। तो ये मेरा इनफिक्स है, ये मेरा प्रीफिक्स है ना। इस प्लस को अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करोगे तो ये कहेगा ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। कहने का मतलब प्लस के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो दो ही हो सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर मैं ऐसा लिखूं जैसा कि मैंने लाइन नंबर 12 में दिख रहा है आपको, अगर मैं ये चलाऊं तो क्या ये चलेगा, नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस का डॉक्यूमेंटेशन सीधे सीधे बोलता है कि ये बाइनरी ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और कंट्रोल एंटर मारने पे सेम एरर आता है। ऑपरेटर नीड्स वन और टू आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है जो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हैं और जो रिटर्न टाइप आएगा उसको हम बाद में 6 से ऐड कर दें, ठीक है। तो ये नीचे का कोड जो है चलाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन को उसके रिक्वायर्ड पैरामीटर से पास कर रहे हैं और जो आउटकम है उसको एज एन इनपुट ले रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में दूसरे इनपुट के साथ, और फिर से उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो कुछ यहां जो लिखा हुआ है ये ऑपरेशन हो रहा है। तो जब भी ऐसा ऑपरेशन आप करने लगो ना किसी भी लैंग्वेज में, तो समझ जाओ कि मेरे को फंक्शन प्रोग्रामिंग का हेल्प चाहिए, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग वे है, ये मैंने खुद फिगर आउट किया है सोचते सोचते समझते समझते, बट ये पैटर्न फिट होता है आज तक। तो आई होप कि मैं गलत नहीं हूं, विच मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सर्टेन हूं कि ये सही है। तो जब भी ये करो आप तो आपको लगना चाहिए कि आपको रिड्यूस की जरूरत हो गई है, ठीक है। तो यहां पर रिड्यूस को कैसे यूज कर सकते हैं, तो यहां पर ऐसे कर सकते हो आप कि यहां पर आपने लिखा रिड्यूस और कहा C 2 5 6, सेम रिटर्न, सेम रिजल्ट। अब कुछ लोगों को हो सकता है कि डाउट हो कि भाई ये सही कर रहा है कि नहीं, कि पहले ऐसा ही कर रहा है ना कि पहले 2 को 5 से ऐड कर रहा है, फिर जो रिटर्न हो रहा है उसको 6 से ऐड कर रहा है। तो आप ना यहाँ पर एक एक्यूमुलेट करके पैरामीटर है उसको ट्रू कर दो, तो ये बताएगा कि ये कैसे गया है, कैसे एक्यूमुलेट हुआ है। तो पहला स्टेप में 2 था, दूसरा स्टेप में 7 हुआ, 2 + 5, और तीसरा स्टेप में 13 हुआ। आपको लास्ट वाला आउटकम यहां पर दिख रहा है। तो एक्यूमुलेट ट्रू करने पे आपको ये स्टेप्स समझा देता है कि किस तरह से एक्यूमुलेटिव हुआ है, ठीक है ना। इसको हम फिलहाल स्विच ऑफ करके रखते हैं, बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑफ होता है। ओके, तो अगर मेरे को इसी तरह डेटा फ्रेम के अंदर अगर रो वाइज सम करना हो या रो वाइज कोई भी ऑपरेशन करना हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने आयरिश डेटा को सेव कर लिया पहले 4 कॉलम को, और हम क्या कर रहे हैं,
इस तरह से ऐड करने की कोशिश करते हैं देसी तरीके से, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि अगेन सेम इश्यू जो यहां पर था। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट, जैसे हमने यहां लिखा है, ठीक है। जब आप इस तरह से लिखोगे तो ये चल पड़ेगा, है ना, 3 कॉलम के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इन्हीं 3 कॉलम के लिए ऐड करना चाहता हूं तो मैं रिड्यूस यूज कर सकता हूं। अगेन फिर से बोलूंगा, फंक्शन इनसाइड फंक्शन, ठीक है ना, मतलब रिड्यूस का काम आ गया है। तो रिड्यूस के अंदर प्लस सिंबल लिखा और यहां पर डाल दिया हमने, कहानी खत्म हो गई, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। तो अब रिड्यूस की कहानी यहां खत्म नहीं होती। जब भी आप ऐसा करो ना तो आपको रिड्यूस की जरूरत है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, बहुत लोग ऐसे मर्ज लिखते हैं। मान लो, अब आप ध्यान से सोचोगे मर्ज कैसे काम करता है आर में, या पाइथन में भी कैसे करता है। 2 पैरामीटर लेता है और बाई पैरामीटर लेता है और ऑल डॉट एक्स ऑल डॉट ट्रू लेता है लेफ्ट जॉइन आउटर जॉइन के लिए, ठीक है। सो अब पॉइंट ये है कि मेरे को 2 ही पैरामीटर में पास कर सकता हूं। मेरे पास 10 डेटा सेट है जिनको मेरे को मर्ज करना है एक पर्टिकुलर कॉमन कॉलम के हिसाब से। तो क्या मैं 10 बार मर्ज लिखूं? दैट इज नॉट समथिंग यू रिक्वायर। आपको करना नहीं है, आपको करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मतलब 10 बार लिखोगे तो कोड रिडंडेंसी और कुछ नहीं है। तो उसके लिए अब इसी कोड को समझने की कोशिश करें। अगर हम 10 बार लिखते हैं, अगर हम रिपीटेटिवली लिखते हैं तो कैसा दिखेगा। ए डेटा को बी डेटा सेट से मर्ज कर दिए। ध्यान रखना, सब में बाई कॉलम में एज्यूम कर रहा हूं। एक कॉलम जिससे आप मर्ज कर रहे हो कॉलम सेम होना चाहिए, उसमें उसका नाम हर जगह सेम होना चाहिए। अगर वो नाम डिफरेंट होगा तो आप मर्ज नहीं कर सकते। तो यहां पर मैंने मर्ज किया, M1 बना लिया। इस M1 में C डेटा सेट को मर्ज किया, M2 बना लिया। इस M2 को फिर इनपुट लिया और D से मर्ज करके, तो ये मैं 3 स्टेप में कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर इसको मैं ब्रेक करूं, अगर एक लाइन में लिखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, राइट। सबसे पहले मर्ज ए भी होगा, फिर जो आउटकम आएगा वो सी से मर्ज होगा, फिर पूरा जो है मर्ज होगा डी से, और फिर फाइनली फाइनल मर्ज होगा यहां पर, है ना। सो ये देख रहे हो, फंक्शन इनसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन। तो ये बिल्कुल इस चीज को फॉलो कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये जो ऑपरेशन है रिड्यूस का ऑपरेशन है। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा रिड्यूस लिख करके लिस्ट के अंदर सारे डेटा सेट का आपको नाम लिख देना है, जितने भी डेटा सेट है का नाम लिख देना है और मर्ज लिख देना है। यहाँ पर यू आर डन, हो गया काम। बस यही करना है, कहानी खत्म। रिड्यूस आपका काम कर जाएगा और आपको इनर ज्वाइन बाय डिफॉल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि मर्ज आपका इनर ज्वाइन देता है बाय डिफॉल्ट। हाउएवर अगर आपको लेफ्ट ज्वाइन लिखना है तो आप यहां पर डीप्लायर का लेफ्ट ज्वाइन भी यूज कर सकते हो, नहीं तो मर्ज का एक आपको स्पेशल फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है, मर्ज लेफ्ट, है ना। और उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मर्ज x, y, है ना, ठीक है, और ऑल डॉट एक्स इक्वल टू ट्रू और ऑल डॉट एक्स इक्वल टू फॉल्स। बाकी सब छोड़ दो, जो भी डिफॉल्ट है आपका, है ना, जो भी डिफॉल्ट है आपका वो छोड़ दो एज इज, ठीक है। तो आप जब इसको करोगे तो आपका जो कमांड है, जो आपका क्या कहते हैं उसको, वैल्यू है, वो सही चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सो बेसिकली अब ये मैं कह रहा हूं कि ये मर्ज कर दो आप इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका लेफ्ट ज्वाइन है और इसमें बाई में आप जो भी बाय डिफॉल्ट इसका बाई जो भी पड़ा रहता है कि दोनों में जो कॉमन है उसको उठा लेना, इस तरह से आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपका मर्ज लेफ्ट हो गया। अब इसको मर्ज की जगह आप लगा दो और मर्ज लेफ्ट यूज कर लो, तो इससे लेफ्ट ज्वाइन हो जाएगा। अगर आपको राइट करना है तो यहाँ यहाँ पर ऑल डॉट वाई होगा, कैप्स ऑन हो गया मेरा, सॉरी। तो ऑल डॉट वाई होगा और ऑल डॉट एक्स इक्वल टू ट्रू। तो ये मैंने मर्ज पहले वाले वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपको मर्ज में कंफ्यूजन है तो आप पुराना वाले वीडियो सुन सकते हो जिसके अंदर मैंने मर्ज को बताया हुआ है। नाउ ये आपको मर्ज लेफ्ट, उसी तरह आप राइट के लिए भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट चूंकि बेस आर में ये इनर ज्वाइन होता है तो ये वाला आपको रिड्यूस जो है इनर ज्वाइन देगा, ठीक है। तो आप बहुत सारे डेटा सेट्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हो तो ये काम कर सकते हो। एक शॉर्टकट दूसरा भी है इसको करने का, प्लायर पैकेज के अंदर ज्वाइन ऑल करके एक फंक्शन है जो यही काम करता है। बहुत सारे डेटा सेट अगर आपके पास पड़े हो और आपको उनको मर्ज करना हो तो प्लायर पैकेज को यूज कर सकते हो। अगेन इट इज क्रिएटेड बाय वंडरफुल हेडले विकम, ठीक है ना। तो हेडले विकम का ही बनाया हुआ पैकेज है, तो काफी अमेजिंग है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि रिड्यूस काम कैसे करता है, रिड्यूस चीजों को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। तो उसको एक आइटम में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और वो बिल्कुल मिनिमम ऑपरेशन में दो ऑब्जेक्ट को लेता है, एक ऑपरेशन उनके ऊपर करता है और वो जो उसका आउटकम है
उसको जो तीसरे ऑब्जेक्ट से वो लगाता है और फिर एक आउटकम निकालता है, फिर चौथे ऑब्जेक्ट से लगाता है, फिर आउटकम निकालता है, पांचवें से लगाता है। ये तब तक करता रहेगा जब तक कि आप ऑब्जेक्ट एग्जॉस्ट नहीं कर जाते हो, ठीक है। तो मर्ज में भी यही हो रहा था, एडिशन में भी यही हो रहा था, और बाकी बहुत सारा और भी जो आप करोगे वहां पर भी यही होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नाउ आप कुछ ट्राई कर सकते हो अगर अपने एंड पे आप ट्राई करना चाहते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको मिनिमम मैक्सिमम ऑफ रोज लेना है, तो आप उसके लिए पी मैक्स पी मिन फंक्शन यूज कर सकते हो रिड्यूस के साथ टू मेक इट वर्क, ठीक है ना। तो आप ट्राई करके देखना अपने एंड पे, आप देखो कि कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। ओके, तो ये था आपका रिड्यूस। ओके, दूसरा जो है फंक्शन वो है मैप। ना मैप जो है ना वो एमएप्लाई का एक स्पेशल वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप एमएप्लाई को खोलोगे ना, तो इसमें एक यू सिंप्लीफाई इक्वल टू ट्रू दिया हुआ है, ये सिंप्लीफाई इक्वल टू फॉल्स कर दो, एमएप्लाई जो है मैप जैसा काम करेगा। तो हमने एक एग्जांपल पहले किया था, वेक्टराइज फंक्शन से इसको सॉल्व किया था, राइट। यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, है ना। तो ये एग्जांपल क्या था, मैं फिर से याद दिला देता हूं, जॉगिंग द मेमोरी, है ना। तो ये 1 था, है ना। और यहां पर एक पैटर्न है, तो मैं कह रहा हूं इस 1 को इस 100 से रिप्लेस करना है, इस 2 को 200 से करना है, 3 को 300 से करना है। कौन से कॉलम में करना है, एक्स कॉलम में करना है। तो मैंने इसका नाम ये रख लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही नाम रखा है, मैंने बस मैं कंफ्यूज ना हूं पढ़ाते वक्त इसलिए ऐसा नाम रख लिया है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो अब अगर मैं इस पे जी सब चलाऊं तो ये चलता नहीं है, हमको ये बात पता है पहले से, हम कर चुके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व। इसको हमने वेक्टराइज से उस वक्त सॉल्व किया था, राइट। इसको हम एम अप्लाई से इस बार ही सॉल्व करेंगे। एम अप्लाई में पहला जो पैरामीटर होता है आपका वो फंक्शन होता है, बाकी जितने भी पैरामीटर आएंगे ना आपके, ठीक है, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो जी सब में पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पैटर्न। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, रिप्लेसमेंट। तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इनपुट। तो पैटर्न, रिप्लेसमेंट, इनपुट, एम अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए अगर ये कंफ्यूज कर रहा है आपको तो। और जब मैं चलाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो 1 जो है 100 से रिप्लेस हो गया, 2 जो है 200 से हो गया, 3 जो है 300 से हो गया। तो आप मैप को, एम अप्लाई को मल्टी आर्ग्यूमेंट, तो यहां पर आप देख सकते हो जी सब के एक आर्ग्यूमेंट नहीं है, जी सब के 2 आर्ग्यूमेंट है, पैटर्न और रिप्लेसमेंट और इनपुट। तो बेसिकली ये मल्टी आर्ग्यूमेंट जब भी आपको फंक्शन चाहिए, इसीलिए इसका नाम है मल्टीवेरिएट अप्लाई। आप देखना हर जगह हमने जितना भी एग्जांपल किया है आप करोगे वहां पर एल अप्लाई मोस्ट ऑफ द टाइम एक आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है। पर जब भी आपको 2 आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए, आपको लगे कोई ऐसा फंक्शन है जो 2 आर्ग्यूमेंट लेगा, तो आप एल अप्लाई नहीं यूज करोगे, आप एम अप्लाई यूज करोगे, ये चीज ध्यान रखना। तो रो वाइज अगर आपको ऑपरेशन करना हो, ठीक है, तो एम अप्लाई, मैप, ये काफी यूजफुल हो जाता है। और ये मैं बार बार बोलता हूं, फिर से बोल रहा हूं कि ये फंक्शन रो और कॉलम तक ही सीमित नहीं है। मैंने यहाँ एग्जांपल आपको एक दिया जो रो वाइज सम करता है और यहां पर डेटा सेट के ऊपर ये ऑपरेशन करता है। तो इसी तरह के दिमाग में ना ये चीज मत बिठाना कि ये सिर्फ डेटा फ्रेम के लिए ही है, ये बहुत और तरह के ऑब्जेक्ट पे भी चल सकता है। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दैट, ठीक है ना, ये चीज समझना, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा और एग्जांपल है जो मैंने रियल लाइफ में फेस किया है। एक लाइब्रेरी है जियोस्फेयर, ठीक है। जियोस्फेयर में एक फंक्शन है, इसका नाम है हैवरशाइन, ठीक है। तो हैवरशाइन डिस्टेंस क्या करता है, इसको अगर मैं हैवरशाइन सर्च करूंगा, सॉरी एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, हाँ, डिस्टेंस हैवरशाइन, राइट, डिस्टेंस हैवरशाइन, हाँ। सो मैं अगर इसको डिस्टेंस हैवरशाइन को आप सर्च करोगे तो डिस्ट हैवरशाइन, ठीक है। सो क्या होगा, आपको ये 2 इनपुट मिलते हैं। क्या क्या इनपुट है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है ना। एंड तो ये आपको जो है ना, यहां पर आपको 2 चीज चाहिए, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। ना अगर इमेजिन करो एक डेटा फ्रेम है जिसके अंदर एक कॉलम लॉन्गिट्यूड का है, एक लैटिट्यूड का है, ठीक है ना। सो उस केस में आपको 2 वेरिएबल है, बेसिकली एक नहीं है, 2 वेरिएबल है, और आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से। ना ये चीज चल जाएगी अगर आपके पास एक लॉन्गिट्यूड एक लैटिट्यूड है, तो आपको ये डिस्टेंस निकाल के दे देगा, करेक्ट है वो। पर व्हाट इफ आपके डेटा फ्रेम में एक लॉन्गिट्यूड का कॉलम हो और एक लैटिट्यूड का, तो आप एक तरीका ये कि फॉर लूप लिख सकते हो, है ना, और वो डिस्टेंस, पर वो मेरे हिसाब से मैप जितना फास्ट नहीं होगा। आप इसी प्रॉब्लम को मैप से सॉल्व कर सकते हो। तो मैप में आप क्या करोगे, आप ये डिस्टेंस हैवरशाइन यहां पर डालोगे और अपना आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है इसके पैरामीटर्स में डालोगे, जैसे हमने जी सब में डाला।
और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक तरह का होमवर्क समझ लो। इस प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व करके लेटर वाले वीडियोस में डाल दूंगा, बट उससे पहले आप इसको अपने एंड पे ट्राई करो और देखो ये चलता है कि नहीं। तो ये काफी अच्छा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था तो मुझे भी नहीं समझ में आया था कि मैं इसको कैसे करूंगा। देन आई रियलाइज्ड कि मैप इज अ बेटर सोल्यूशन देन एक्चुअली यूजिंग अ फॉर लूप, है ना। तो मैंने ये देखा है कि थोड़ा ये ठीक भी चलता है, तेज भी चलता है। ओके, सो आपने दो चीजें सीख ली अभी यहां पर, रिड्यूस और मैप, ठीक है। और मैप को आपको पता चल गया कि मैप अप्लाई जैसा ही है, ठीक है। नाउ अब हम जो फंक्शन करने वाले हैं वो है फिल्टर। हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो हम फिल्टर को नहीं करेंगे वापस, ठीक है। निगेट हमने देख लिया है, हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम जो देखने वाले हैं वो हम फंक्शन देखने वाले हैं डू डॉट कॉल। सो बहुत लोगों को ये लगता है कि डू डॉट कॉल इज इक्विवेलेंट टू रिड्यूस, पर ऐसा ट्रू नहीं है, ठीक है ना। सो डू डॉट कॉल कैसे काम करता है? डू डॉट कॉल रिडक्शन नहीं करता। तो मेरे पास अगर 10 डेटा सेट है, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ जी, मान लो 6 डेटा सेट है, 10 टाइप करना पड़ेगा, है ना। सो आर बाइंड मैं ऐसा लिख सकता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी, ठीक है ना। ये मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया चलेगा, चल भी जाएगा। और सबका अगर स्ट्रक्चर सेम है डेटा सेट का, मतलब सेम तरह के कॉलम है, सेम डेटा टाइप है, तो ये बाइंड भी हो जाएगा और रो वाइज बाइंड हो जाएगा और डेटा आपका नीचे से अपेंड हो जाएगा। मैंने रो बाइंड वाला अलग से वीडियो किया हुआ है, आप उसको देख लेना अगर आर बाइंड नहीं पता चल रहा है तो। मर्ज वाले वीडियो में आर बाइंड और सी बाइंड का एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब क्या है कि रो बाइंड ये बढ़िया चल रहा है। ओके, सो इसको करने का बेटर तरीका भी है। अब इसको पहले ये समझते हैं कि ये जो है काम कैसे करता है, उसके बाद हम इसका ना ये देखेंगे कि कैसे डू डॉट कॉल इस एप्लीकेशन से बेटर है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास 100 डेटा सेट है और तुमको 100 को इस तरह से टाइप करना पड़ जाए तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं? तो डेफिनेटली तुम 100 बार उसको टाइप नहीं करना चाहते। नाउ देयर आर सम वेज यू कैन डू इट, बट हम उसको अभी हैक को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम अच्छा सोल्यूशन। तो एक चीज मैं साइड में बताना चाहता हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, एक डिफरेंस होता है हैकिंग और सोल्यूशन में। हैक क्या होता है? हैक ये होता है कि वो पर्टिकुलर सोल्यूशन उस प्रॉब्लम पे चल जाए, पर वो प्रॉब्लम को आप चेंज कर दो थोड़ा बहुत तो बुरी तरह से वो सोल्यूशन फट जाए। वेयर एज सोल्यूशन इज समथिंग मोर रोबस्ट, थोड़ा बहुत आप प्रॉब्लम में चेंज करते भी हो तो प्रॉब्लम सोल्यूशन जो है ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी तरह से खराब हो जाए। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादा टेढ़ा रूट नहीं लेंगे, हम सीधा रूट लेंगे, ठीक है ना। मैं टेढ़े रूट भी दिखा दूंगा आपको कि किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट अब अभी हम सीधा रूट लेने वाले हैं। तो मेरे पास 3 डेटा सेट है, ये वाले, ये मैंने ऐसे ही रैंडम डेटा सेट बना दिया, मैं दिखा देता हूं कैसा दिखता है, सो दैट इमेजिनेशन करने में दिक्कत ना हो ब्रेन के अंदर है। सो DF1 है ना, छोटे छोटे डेटा सेट्स हैं, DF2 और DF3। ना इन तीनों को मुझे बाइंड करना है, तो मैं चुपचाप आर बाइंड कर देता हूं। इसी चीज को मैं ऐसे भी कर सकता हूं, डू डॉट कॉल और आर बाइंड, और लिस्ट के अंदर इन तीनों का नाम रखता हूं और ये चला देता हूं। अब इसमें कहोगे ये कौन सा तीर मार दिया, ये तो सेम ही चीज है, इनफैक्ट ये तो कम कोड में हो गया काम, राइट? एकदम सही बात है। तो इसको आप दूसरे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से डेटा जब बनाते हो ना आर में, तो आई थिंक ये सही नहीं है। देयर आर बेटर वेज ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम कि हम तीन जो डेटा फ्रेम बने हैं ये इस तरह से नहीं बनाएंगे। अब क्या होता है कि जब नेचुरली बंदा आर सीखता है, या सब लोग जब भी आर सीखते हैं ना, तो नेचुरली इस तरह से काम करने लगते हैं। पर मेरे हिसाब से जब भी आपको इस तरह से डेटा फ्रेम क्रिएट करने लगे ना आपके ग्लोबल एनवायरनमेंट में, DF1 DF2 DF3 सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो, और इस तरह से आप तो समझ लो कुछ गड़बड़ कर रहे हो, ये ठीक तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही 3 डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं, बट मैं इस बार थोड़े अलग तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि मुझे कितने डेटा फ्रेम बनाने हैं, मुझे ये भी पता है कि मुझे लॉजिक क्या लगाना है। अभी मैं क्या करने वाला हूं कि मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा जिसके 3 आइटम होंगे। तो किसी भी लिस्ट को ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, ये हमने पहले वाली वीडियोस में देखा है। तो ये क्या करेगा, 3 नल लिस्ट क्रिएट कर देगा, बहुत बढ़िया। अब मैं कहता हूं कि इस लिस्ट को, है ना, इस लिस्ट पे आइटरेट करो 3 बारी। कितनी बारी? 3 बारी। और डेटा फ्रेम बनाओ इस तरह का, ठीक है। तो ये डेटा फ्रेम इस तरह का क्रिएट कर देगा, कुछ लॉजिक मैंने लिख दिया उस हिसाब से।
तो आप जब इसको चलाओगे ना तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट देगा। ये देखो, तो बेसिकली लास्ट टाइम जब हमने df1 df2 df3 बनाया था तो ये अलग अलग डेटा फ्रेम थे। अभी क्या हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर ही तीनों डेटा फ्रेम है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा बड़ा अच्छा है। अब तुमको इसको अगर अपेंड करना है ना तो तुमको ये करने की जरूरत नहीं है। समझे बाबू, है ना, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर ये कर रहे हो अभी भी ना तो मतलब कुछ गलत है, ठीक है ना, कुछ गलत है। और क्या गलत है, वो ये गलत है कि तुम ज्यादा टाइप कर रहे हो, ठीक है। सो अब यहां पर ये काम करेगा डू डॉट कॉल, यहां पर आर बाइंड लगा दो और चुपचाप इस लिस्ट को कॉल कर लो, बस यू आर डन। सेम रिजल्ट एज अर्लियर। हमेशा याद रखना आर में इस तरह से इंफॉर्मेशन कभी कलेक्ट मत करना। अब कहोगे कि यार ये सुनने में ठीक लग रहा है बट इस तरह से करना भी होता है कभी। हाँ हो सकता है। कब हो सकता है, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज क्रिएटिंग एन एक्सेल शीट, है ना। और मैं क्या करता हूं, x y, ठीक है। और मैं क्या करता हूं, यहां पर कुछ नंबर लिखता हूं, फिल सीरीज, है ना। और यहां पर लेट से मैं कुछ मंथ के नाम लिखता हूं, है ना। ये एक शीट हो गई। हाँ, अब ये एक शीट हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसी शीट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, है ना। और यहां पर इसका नाम रख देते हैं 11 से ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। सो यहां ये मैंने यहां सॉरी 11 से नहीं करना था, 13 से करना था, ठीक है। तो कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूं, ऑफ कोर्स दिमाग का नेचुरल स्टेट है कंफ्यूजन होना, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम 13 से लेकर 24 तक कर लेते हैं, ठीक है। सो अब ये दो शीट बन गई। अब इस शीट को कहीं सेव कर लो आप। शूट, नहीं डेस्कटॉप पे नहीं सेव करूंगा, कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और मैं टेम फोल्डर में डंप कर देता हूं इसको। इसका नाम रखता हूं एक्सेल इन क्लास। बढ़िया। अब इस शीट को मेरे को रीड करना है, इन दोनों शीट को, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे रीड कर सकता हूं, df1 तो सबसे पहले एक लाइब्रेरी है एक्सेल शीट रीड करने के लिए, रीड एक्सेल, है ना। राइट करना मुश्किल होता है, रीड करना आसान है ना। तो रीड एक्सेल ये वाला कमांड है, पाथ है और शीट है, ठीक है। तो पाथ क्या है, पाथ ये है e://temp// और इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, एक्सेल इन क्लास, एक्सेल इन क्लास डॉट XLSX, ठीक है। शीट का नाम है शीट 1, ठीक है। ध्यान रखना, नाम गड़बड़ मत करना। बढ़िया रीड हो गया जी। हाँ, अब इसी तरह आप df2 भी कर सकते हो, बट मैं ये कह रहा हूं ऐसे मत करना, ठीक है। ये बिल्कुल काम मत करना, ये ठीक नहीं है तरीका। सॉरी, इसको df2, तो एक तो ये सब मिस्टेक भी होगा, बार बार टाइप करते हो। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं, वो बड़ा सिंपल काम करना है। आपको लिखना है कितने एक्सेल शीट है। अब मुझे ये नहीं पता है कि कितने शीट है, ठीक है। तो एक तो आप खोल करके देख सकते हो, ये एक तरीका है, ठीक है। सो दूसरा तरीका क्या है कि आप शीट डिटरमाइन कर लो, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। सो ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। एक्सेल शीट्स पाथ e:// एक्सेल इन क्लास डॉट XLSX शीट 1 शीट,
पता चल गया कौन कौन सी शीट है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ना। तो ये से हमको समझ में आ गया, तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। इसको मैंने शीट्स कर लिया, बढ़िया हो गया, शीट्स में शीट आ गया जी। अब मेरे को क्या करना है, फॉर आई इन शीट्स, मेरे को मैंने क्या बताया, एक लिस्ट इनिशियलाइज कर लो, कर लिया लिस्ट जी इनिशियलाइज। क्या नाम है उसका, लिस्ट होगा, लिस्ट ही आइटम है। अंदर क्या होगा, कितने आइटम होंगे उसके, उतने ही होंगे जितने शीट्स के अंदर होंगे, करेक्ट। तो मैंने इनिशियलाइज कर लिया, मैंने अब एक चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो इसमें ना आई जो हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, इसकी वैल्यू शीट 1 शीट 2 है, 1 2 नहीं होगा, ध्यान रखना। ये इसकी वैल्यू शीट 1 शीट 2 होगी। तो अपन क्या करेंगे यहां पर ना, इसका नाम, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, देखो अभी लिस्ट को प्रिंट करोगे, सो यहां पर 1 2 आ रहा है, जैसे ये लिखोगे ना, ये चलाओगे और इसको फिर से प्रिंट करोगे ना, तो इसका नाम शीट 1 शीट 2 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आई होगी, मतलब शीट 1 में जो वैल्यू होगी वो होगी रीड अंडरस्कोर एक्सेल, पूरी कथा यहां से लेके यहां तक, और इस कथा में अंदर जो नायक है वो आई होगा, ठीक है। एंड यू आर डन, ठीक है। अब इसको और बेटर भी बनाएंगे, बट मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये एक तरीका है। तो अगर आप लिस्ट को चेक करोगे तो आपके 2 शीट बन गए। अब कुछ नहीं करना है आपको, इन दोनों को अपेंड करना है। तो डू डॉट कॉल आर बाइंड लिस्ट एंड वी आर डन। 14 रोज आ गए, 14 प्लस 10 24 रोज आ गए, हो गया। इसको आप डायमेंशन देकर के चेक कर सकते हो। सो यू कैन सी कि ये बहुत इजी है। इसको और कौन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एल अप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे एल अप्लाई से सॉल्व, शीट्स और यहां पर लिखोगे आप फंक्शन एक्स, यहां पर उठा करके कॉपी पेस्ट कर दो, बिल्कुल सेम चीज, और यहां पर एक्स लिख दो, डन, ठीक है ना। सो यहां पर अब इसके बाहर डू डॉट कॉल लगा दो, डू डॉट कॉल। तो जो बहुत बढ़िया आर कोडर्स होते हैं, मैंने देखा है, काफी शॉर्ट शॉर्ट कोड लिखते हैं और वो इसी तरह से करते हैं। सबसे पहले वो एक बहुत बेसिक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि डू डॉट कॉल का यूजफुलनेस क्या है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे डेटा फ्रेम्स मत क्रिएट करना, भगवान के लिए। करोगे तो भाई टाइप ही करते रहोगे, रातें काली होंगी ऑफिस में और जिंदगी पे गुस्सा आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तुम बहुत सारे कॉलम्स है, तुमको उसको कॉन्कैटिनेट करना है। कैसे करोगे, डू डॉट कॉल पेस्ट कर सकते हो, उससे कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। तो मैं तुम्हें बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये देखो। तो ये पहले 6 रोज तुमको दिखा रहा है, क्योंकि मैंने 6 रोज ही सेव कर रखे हैं आईआर में। तो ये सारे के सारे कॉलम्स को रो वाइज उसने कॉन्कैटिनेट कर लिया, ठीक है ना। तो ये अगर बहुत सारे कॉलम्स को, तो लोग ऐसे लिखना चालू कर देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं लोग, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। अगर आपको नहीं पता है तो, बट यही सीखना होता है, ठीक है। ये मत करना यार, ये कितना टाइप करोगे ऐसे। अगर 100 कॉलम होगा तो ये लिखते रहोगे, नहीं ना, तो वही है, इसको लिखना नहीं है हमको अगर पता है कि डू डॉट कॉल होता है तो हम डू डॉट कॉल यूज करेंगे। ऑफकोर्स उसी प्रॉब्लम को हम रिड्यूस से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, बहुत ही बढ़िया। इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिड्यूस और डू डॉट कॉल में अंतर है, ठीक है। सो डू डॉट कॉल से अगर आप ये करोगे, ये नहीं होगा, क्योंकि डू डॉट कॉल रिड्यूस नहीं करता, ठीक है ना। डू डॉट कॉल कहता है, तो अगर मैं ये करूं ना डू डॉट कॉल से, तो ये नहीं चलेगा, रिड्यूस चल रहा था, राइट। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि डू डॉट कॉल तो डू डॉट कॉल क्या कह रहा है, वो ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता कि पहले, मतलब वो रिड्यूस वाला काम नहीं करता, वो ये काम नहीं करता कि इसको रिड्यूस करके इससे ऐड कर देंगे, ये काम रिड्यूस डू डॉट कॉल नहीं करता, वो सीधा सीधा ये करता है। और ये आपको करना नहीं है क्योंकि ये चलेगा नहीं, तो इसीलिए एरर आ रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, डू डॉट कॉल में रिड्यूस में बहुत अंतर है, ठीक है। सो कई जगह पे डू डॉट कॉल नहीं चलेगा, और नहीं चलेगा तो थोड़ा सोचना कि क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि वो राइट नहीं होगा, तो वहां पर शायद आपको रिड्यूस की जरूरत होगी। ओके, एक बहुत ट्रिकी एग्जाम्पल है। तो मान लो मेरे पास एक्स है, एक नंबर है जिसके अंदर मिसिंग वैल्यूज के अराउंड नंबर्स पड़े हुए हैं, उसमें आपको मीन निकालना उसका,
तो आपने na.rm ट्रू कर लिया, बहुत ही बढ़िया। और पूरा ट्रू लिखते हैं, ठीक है, बैड प्रैक्टिस नहीं। और यहां पर भी पूरा ट्रू लिखते हैं। अच्छा, मान लो मेरे को ट्रिम्ड मीन निकालना है। ट्रिम्ड मीन क्या होता है? आगे पीछे से 15% जो डेटा है उसको उड़ा दो और फिर मीन निकालो। दैट इज व्हाट ट्रिम्ड मीन इज। ठीक है, तो ये ट्रिम्ड मीन निकालना है, तो ट्रिम्ड मीन निकाला तो ये आपको जो भी है आपका 5.42 आ गया 5.44 की जगह। बहुत ही बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी ने क्या किया कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इसको कहीं पर सेव कर लिया। तो एक बार मेरे को मीन निकालना है na.rm ट्रू के साथ, एक बार मेरा आर्ग्यूमेंट जो है na.rm ट्रू है और ट्रिम इक्वल टू 15 है। तो आर्ग्यूमेंट को लिस्ट में सेव कर लिया। ध्यान से देखना, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है ना। तो मेरे को एक कैलकुलेशन ऐसी चाहिए जहां पर इस डेटा को अब मीन जब हम निकालेंगे तो na.rm ट्रू होना चाहिए, कोई ट्रिम्ड मीन नहीं। दूसरी बार जब मैं इसी डेटा का मीन निकालूं तो मेरे को na.rm ट्रू तो चाहिए ही चाहिए, साथ में ट्रिम्ड मीन चाहिए, मेरे को ट्रिम्ड मीन निकालना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हमने, अब इसके लिए दो अलग अलग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आर्ग्यूमेंट आप सेव कर लो और इस आर्ग्यूमेंट को एल अप्लाई में पास कर दो और यहां पर डू डॉट कॉल लिख दो एंड यू आर डन। तो यहां पर क्या होगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है, हर जो आर्ग्यूमेंट है एक लिस्ट के जैसे यहां पर जाएगा और डू डॉट कॉल को कॉल करेगा, ठीक है ना। और ये आपका काम जो है चल जाएगा, ठीक है ना, वन स्टेप में। तो ये भी एक यूजफुलनेस है डू डॉट कॉल का, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, मजेदार है एक्चुअली। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये समझ में आएगा। तो हम थोड़ा भारी हेवी एग्जांपल्स भी लेंगे लेटर क्लासेस में, जहां पर मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम की बात हमारी हो रही थी कि हम देंगे और वहां पर आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो कि किस तरह से काम करता है। वो बहुत मजेदार होगा। तो आई थिंक वो सोचना चाहिए हमेशा, जब भी आप प्रोग्रामिंग या कुछ भी सीखते हो ना, हमेशा आपके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए कि मेरे को ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। अगर वो थॉट नहीं होगा ना तो कभी आप ग्रो नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों का कोड पढ़ो, ठीक है, और उससे बहुत कुछ समझ में आता है कि ओके ये कोड ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो इस तरह का कोड दिख जाएगा आपको। कुछ लोग लिखते हैं और जब लोग लिखते हैं और आप बिगिनर होते हो तो ऑफकोर्स आपको नहीं समझ में आता है, बट डोंट वरी, गिव इट लिटिल बिट ऑफ टाइम, यू विल अंडरस्टैंड इट। थोड़ा टाइम लगता है पर समझ में आता है। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स, नेवर फॉरगेट दैट दिस इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना। इंसानों द्वारा ही बनाया गया है, तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट पॉइंट ये है कि ये पॉइंट क्लियर करना था। अगला 2 चैप्टर जो होगा वो रेगुलर एक्सप्रेशंस का होगा, ठीक है। और उसके बाद जो हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे बेस आर के थ्रू, और फिर हम चालू करेंगे डीप्लायर और डेटा डॉट टेबल, जीजी प्लॉट, उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड इवेल्युएशन एंड वी आर डन, ठीक है। समझ में आ गया? तो चलो अगले बार मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, जय हिंद।